ओके, हाँ, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी द स्क्रीन। जी यूसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वन साम। जी सर, आपकी स्क्रीन भी क्लियर है और आवाज भी। चलिए ठीक। अच्छा, अब अगर सारी बातें क्लियर है, लास्ट क्लास में हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। हमने जो है वो एक आध शायद न्यूमेरिकल देखा था, उसके अलावा हमने जो है वो कुछ पास पेपर जो हमारे थे, हमने जो रिव्यू करने से रह गए थे वो रिव्यू कर लिए थे। ठीक, आज हम जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में अब जो टॉपिक रह गए ना, एक तो हमें बात करनी है डिफेक्ट्स ऑफ विजन की और लेंस एब्रेशन की। देखिए, शुरू करते हैं लेंस एब्रेशन से। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि लेंस एब्रेशन, तो सबसे पहली चीज कि जो एब्रेशन है इसका मतलब ही हमारे लिए क्या है, डिफेक्ट। अब ये लेंस के अंदर डिफेक्ट होते क्यों हैं? देखिए, जो पहला डिफेक्ट हम पढ़ेंगे वो कहलाती है क्या, स्फेरिकल एब्रेशन। और ये क्यों होती है कि लेंस हर जगह से एक जैसा जो है वो स्फेरिकल नहीं होता। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर आज मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं कुछ इस तरह, और ये हमारी लेंस की जो एक रेफरेंस लाइन होती थी वो रेफरेंस लाइन हो गई। अब आप में से, मेरे ख्याल से मेजोरिटी इस बात से जो वो एग्री करेगी कि सर ये जो लेंस की सरफेस है ना, ये कहीं पे कम कर्व है और कहीं पे ज्यादा कर्व है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेंस का सिर्फ मिडिल पोर्शन देखिए, आप लेंस का जो है वो सिर्फ मिडिल पोर्शन देखें, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि वो पैरेलल है। और अगर आप जो है वो लेंस का टॉप पोर्शन देखेंगे, टॉप पोर्शन से मुराद है आप इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को देखें, इसको देखें, इसको देखें, आपको ऐसा फील होगा वो ज्यादा कर्व है। अब लेंस के अंदर हमने क्या कहा था कि सरफेस अगर प्लेन है, तो याद है जब लाइट फॉल होती थी बाउंस बैक हो जाती थी, जैसे मिरर में होता है, हिट करेगी बाउंस बैक होगी। लेकिन अगर आप इसको कर्व बना देंगे, तो जो टॉप पे हिट करेगी वो ऐसे जाएगी इस तरीके से, और जो नीचे हिट करेगी वो इस तरीके से जाएगी, क्योंकि वो कन्वर्ज करती थी। इसका मतलब है कि सरफेस जितनी स्फेरिकल होगी, कन्वर्जिंग एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी अब अगर ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है और मैं ये कहूं कि एक रे यहां पर आई, एक रे यहां पर आई, ये दोनों कन्वर्ज होंगे जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट हमारे लिए प्रिंसिपल फोकस कहलाता था। लेकिन अगर रेज जो है वो लेंस के मिडिल पार्ट पे आए, जैसे कि ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये रेज जब कन्वर्ज होंगी तो ये कहीं दूर जाके जो है वो कन्वर्ज होंगी। क्यों? क्योंकि रूल सिंपल सा है, ज्यादा कर्व का मतलब ज्यादा कन्वर्जिंग एबिलिटी है, कम कम कर्व का मतलब कम कन्वर्जेंस है। यही वजह है कि वो रेज जो लेंस के टॉप को हिट करती हैं वो पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, जो लेंस को मिडिल को हिट करेंगी वो आगे जाके कन्वर्ज होंगी। ठीक, इस डिफेक्ट को नाम दिया जाता है स्फेरिकल एब्रेशन। और इस डिफेक्ट को रिमूव करने का एक ही तरीका है, और वो एक तरीका हमारे पास क्या है, वो तरीका है यूज ऑफ अपर्चर। वो एक तरीका हमारे पास क्या है, यूज ऑफ अपर्चर। देखिए, जब मैं जुमला इस्तेमाल करता हूँ ना यूज ऑफ अपर्चर, तो अपर्चर से हमारी क्या मुराद होती है? अपर्चर से मुराद होती है कि आप इसके सामने कोई सरफेस लाके रखेंगे, जैसे कि ये एक सरफेस। अब क्या होगा? अब तो कोई भी लाइट दूसरी तरफ नहीं जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने इस सरफेस के अंदर एक नैरो ओपनिंग बनाई। अब आपने सिर्फ देखना ये है कि वो नैरो ओपनिंग में बनाता कैसे हूं। वो नैरो ओपनिंग मैंने कुछ इस तरह बनाई। वो नैरो ओपनिंग इस तरह बनाई। अब आप इस बात से एग्री करेंगे कि सर जो रेड वाली बीम है वो दूसरे एंड तक नहीं जा सकती, क्योंकि उसे वो जो सरफेस है वो रोक लेगी। लेकिन जो ग्रीन वाली है वो नैरो ओपनिंग से जाएगी। दिस नैरो ओपनिंग इज नोन एज अपर्चर। तो हमने ये सीधा सा उसूल बना लिया कि हम कभी भी पूरा लेंस इस्तेमाल नहीं करते, हम लेंस का सिर्फ मिडिल पोर्शन इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए, अगर आप अभी किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो उसमें जो कैमरा है, आपको पूरा लेंस नजर नहीं आता, सिर्फ उसका सेंटर नजर आता है।
सब छोड़ दीजिए, अभी अगर आपके हाथ में कोई हैंडल डिवाइस है लाइक आईपैड या टैबलेट या कोई स्मार्टफोन, तो उसमें भी कैमरा मौजूद है। आप अगर कैमरा देखें तो आपको जो फ्रंट पे कैमरा है सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग नजर आ रही है, लेंस बड़ा है। अगर आप उसका जो मेन कैमरा होता है जो दूसरी तरफ है आप उसको देखेंगे तो वहां पर भी यही होगा कि आपको सिर्फ एक ओपनिंग नजर आएगी। क्यों? क्योंकि हम पूरा लेंस इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ अपर्चर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप सारे एमकेड वाले हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका जाना पहचाना है, याद है वो जो आईपीस होता था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो पूरा आईपीस जो है वो हॉरिजॉन्टल से जो है एक ब्लैक लिड से कवर होता है और बीच में सिर्फ एक नैरो ओपनिंग होती है। तो अपर्चर इस काम के लिए है। जो दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन हम पढ़ेंगे, वो दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाता है क्या? क्रोमैटिक एब्रेशन। देखिए, लफ्ज क्रोम का मतलब होता है कलर। जब आप बात करते हैं ना क्रोम, तो लफ्ज क्रोम का लफ्जी मतलब हुआ करता है क्या? कलर। तो अब ये क्रोमैटिक एब्रेशन क्या है? देखिए, क्रोमैटिक एब्रेशन ये है कि आपके पास एक लेंस था, और इस लेंस पर आपने व्हाइट लाइट जो है वो फॉल करवाई। आपने इस लेंस के ऊपर जो है वो व्हाइट लाइट फॉल करवाई। अब होगा ये कि ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी वो रेफरेंस लाइन जो हम अक्सर जो है वो बनाते हैं। अब फर्स्ट के मेरे पास व्हाइट लाइट है, ऑब्वियसली मैं व्हाइट बना नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कलर जो है वो थोड़ा सा ग्रेइश टोन का ले रहा हूं कि आपको नजर आ जाए। एक बीम ये रही, एक बीम ये रही, आप इमेजिन कर लें व्हाइट लाइट है। जब व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को हिट करती है तो एक फिनोमेना अकर होता है जिसे नाम देते हैं आप डिस्पर्जन का। याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी तो था। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर ओवर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब है वेवलेंथ डिपेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ। हर कलर अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से डेविएट होता है। तो हमने नोट ये किया, जो वॉयलेट कलर है, ठीक है, जो आपके पास वॉयलेट कलर है, फर्ज कर लें वो वॉयलेट कलर जो है वो सबसे पहले कन्वर्ज हो गया कुछ इस तरह। और जो रेड कलर होगा वो सबसे आगे जाके जो है वो कन्वर्ज होगा कुछ इस तरह। बाकी जितने कलर्स हैं वो सारे कलर्स हैं वो इनके दरमियान मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको याद होगा वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मैं एक आध और बना देता हूं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि ब्लू जो है वो यहाँ होगा। फिर आपके पास जो है वो ग्रीन कलर जो है वो कुछ इस तरह मौजूद होगा। फिर आपके पास येलो होगा, ऑरेंज होगा। वो सारे कलर अलग अलग पॉइंट पे फोकस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक फोकस नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल फोसाई मिलेंगे। इस क्रोमैटिक एब्रेशन को रिमूव करने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। लेंसेज इन कॉन्टैक्ट में एक बात तो तय है कि एक लेंस कॉन्वेक्स होगा और एक कॉन्केव होगा। उनका मटेरियल क्या होगा? मटेरियल इन द सेंस कि गिलास कई तरीकों का होता है। आपने फ्लिंट पढ़ा, आपने क्राउन पढ़ा, आपने गिलास की जो है वो डिफरेंट टाइप्स पढ़ रखी है। आपने जो है वो गिलास की डिफरेंट टाइप्स पढ़ रखी है, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे लेंसेज इन कॉन्टैक्ट की, तो लेंस एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है। उनका मटेरियल क्या होगा, उनकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किन कलर्स को एक पॉइंट पे लाना चाहते हैं। जैसे मैंने कभी एक दफा पढ़ा था कि ब्लू और रेड को आप ला रहे हो तो गालिबन फ्लिंट और क्राउन जो है वो एक आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लेंस का मटेरियल, लेंस की फोकल लेंथ इस बात पर डिपेंड करेगी आप किन कलर्स को एक पॉइंट पे लाना चाहते हैं। एक ऐसा लेंस जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन ना हो, वो कहलाता है क्या? ए क्रोमैटिक लेंस। अगर आप क्रोमैटिक को अवॉइड करना चाहते हैं तो बड़ा सीधा सा तरीका मोनोक्रोमैटिक लाइट इस्तेमाल करना है। क्योंकि मोनोक्रोमैटिक का मतलब है लाइट ऑफ सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ का मतलब ये होगा कि वो तमाम लाइट जो है वो एक ही पॉइंट पे जो है वो कन्वर्ज हो जाएगी। ये आपके पास कहलाती है लेंस एब्रेशन। जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कहलाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन।
अब ये जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन से मुराद क्या? देखिए, अगर आप बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई इज मास्टरपीस ऑफ ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which are present now, which will be developed even after next 20, 25 और 30 years. देखिए, आज टेक्नोलॉजी कितना आगे चली गई, लेकिन आज भी आपका जो कैमरा है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, अब तो बहुत सारे कैमरा में वो एआई फीचर भी जो है वो लगते हैं, लेकिन वो उसमें क्या इंटेलिजेंस नहीं है, आप क्या देखना चाहते हैं। आज आप दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, फौरन करीब का ऑब्जेक्ट देखते हैं, आप कितना क्विकली फोकस कर लेते हैं। कैमरा तो ये नहीं करता। दूर का देखेंगे, जूम इन करेंगे, करीब का देखेंगे, जूम आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन आई ये काम कितना तेजी से करती है और किस परफेक्शन के साथ करती है। तभी हम जो है वो जब ह्यूमन आई की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज मास्टरपीस ऑफ ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में है क्या? ह्यूमन आई के अंदर आपके पास एक बायकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और पीछे जो है वो एक सरफेस है, जिस सरफेस को आप नाम देते थे रेटिना का। इमेजेस हमेशा रेटिना पे बनते हैं। रेटिना पे बनने का मतलब है कि अगर रेज ऑफ लाइट आई पर आएंगी, एक यहां से आई, एक यहां से आई, तो ये कन्वर्ज होंगी कहां पर? रेटिना पे। ये कन्वर्ज होंगी रेटिना पे। अगर ह्यूमन आई रेटिना पर इमेज बनाती है, तो इसका मतलब है जो ह्यूमन आई है उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये होगा जो ह्यूमन आई है उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा, अगर आप बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, तो वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है? ये जो पूरा केस आपके सामने बना हुआ है, अगर मैं अपनी सहूलत के लिए इसी को जो है वो कॉपी कर लूं, तो ये डिफेक्ट कब होगा? ये डिफेक्ट उस वक्त होगा जब रेज ऑफ लाइट रेटिना पर इंटरसेक्ट ना करें, या तो रेटिना से पहले इंटरसेक्ट करने जैसे ये, या फिर वो रेटिना से आगे जाके इंटरसेक्ट कर ले जैसे कि ये। अगर रेज शॉर्ट पड़ गई टू रीच रेटिना, हम इस डिफेक्ट को नाम दे देंगे क्या? शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी जो है वो कहा जाता है। अगर रेज आर लॉन्ग इनफ टू रीच बियॉन्ड रेटिना, तो फिर ये कहलाएगा क्या? लॉन्ग साइटेडनेस। रेज आर लॉन्ग इनफ टू रीच बियॉन्ड रेटिना। ठीक, तो हमने बात कर ली शॉर्ट साइटेडनेस की, हमने बात कर ली लॉन्ग साइटेडनेस की। ठीक है, कि आपके पास जो है वो रेज शॉर्ट पड़ गई। शॉर्ट साइटेडनेस का एक डेफिनेशन जो ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है, शॉर्ट साइटेड पर्सन इज अ पर्सन हु कैन सी द नियरर ऑब्जेक्ट, यू कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। फार साइटेड कौन सा होगा? यू कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब आप बात करेंगे शॉर्ट साइटेडनेस की, a short sighted person can see the nearer object clearly, तभी वो short sightedness है। long sighted person can see distant object clearly, तभी वो long sightedness है। वो जो मैंने रेटिना वाली बात बताई थी, वो तो याद करने का तरीका है कि रेज शॉर्ट पड़ गई तो शॉर्ट साइटेडनेस, रेज लॉन्ग इनफ है तो लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसका रीजन क्या है? लेंस ऑफ ह्यूमन आई बिकम टू कन्वर्जिंग, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज कर दिया। लॉन्ग साइटेडनेस में लेस कन्वर्जिंग, जरूरत से कम कन्वर्ज किया, तभी रेज है वो बियॉन्ड रेटिना चली गई। ठीक है, हमें जो है वो ये वाली बात जो है वो समझ में आनी चाहिए। अब एक स्टेप आगे बढ़े, इनको ठीक कैसे किया जाए। देखिए, अगर आप जो है वो इन डिफेक्ट्स को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो सहारा लेना पड़ेगा किसका? लेंसेस का। ठीक है, अब वो लेंस कॉन्वेक्स भी हो सकता है, वो लेंस कॉनकेव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने करना क्या। शॉर्ट साइटेडनेस का रीजन था रेस टू कन्वर्जिंग थी, तो रिमूव करने के लिए आप यहां पर लाकर रखेंगे कॉनकेव लेंस, जो रेस को डाइवर्ज करेगा, ताकि वो रेस जो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रही थी वो रेटिना पे जाके कन्वर्ज हो जाए।
यानी इसको रिमूव करने का तरीका होगा क्या, कॉनकेव लेंस। इसको रिमूव करने का तरीका होगा कॉनकेव लेंस। लॉन्ग साइडेडनेस में रेस जरूरत से कम कन्वर्ज कर रही हैं, तो आप इनके रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस और लाके रख देंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज करने में मदद करेगा। अब ह्यूमन आई का लेंस जो है वो इसको कहाँ कन्वर्ज कर देगा, रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। तो लॉन्ग साइडेडनेस को रिमूव करने का तरीका होगा क्या, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। डिपेंड करता है कि आपके आई के लेंस में कितनी वेयर एंड टेयर है और आपको कितनी एक्सटर्नल एड की या सपोर्ट की नीड है। तो हमने बात की डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, हमने बात की लेंस एब्रेशन की। किसी टाइम पे मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी, मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन बेसिकली कहलाती थी लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन क्यों कहना है, क्योंकि ये साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से निकल रही है, और वो साइज है वो इन टर्म्स ऑफ हाइट लिए जाते थे। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस होता था क्यू ओवर पी। दोनों चीजें लीनियर है, दोनों चीजें लीनियर है। इसी मैग्निफिकेशन को एक और तरीके से हम निकालते हैं और उस मैग्निफिकेशन को नाम दिया जाता है क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली हम जो मैग्निफिकेशन लेते हैं वो एंगुलर है। और ये एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे निकलती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाली जाती है बीटा अपॉन अल्फा से। अब ये अल्फा बीटा है क्या, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, मैंने इसको आई से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा। इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, जिसको नाम दिया जाता था क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी ह्यूमन आई से वो कम से कम फासला जहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हैं, जहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हैं, तो वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का। नॉर्मली हम 25 यूज करते हैं। अब अगर आप ये एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल जिसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम भी दे सकते हैं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा। ये एंगल हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा क्या, अल्फा। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद द आई। तो मैं यहाँ पे मतलब लिख भी देता हूं, अल्फा का मतलब है क्या, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद आई। ठीक है, अल्फा का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद आई, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने यहां पर ये ए, ये बी, ए डैश बी डैश, ये इमेज है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब जुमला इस्तेमाल होता है ना, शार्प फोकस, शार्प फोकस, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगा। तो अब एक बात तो तय है कि अगर इमेज 25 पे तो ऑब्जेक्ट 25 पे नहीं होगा, यानी कि अल्फा बीटा एक साथ कैलकुलेट नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। पहले आप ऑब्जेक्ट को 25 पे रखेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, फिर बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे किया जाएगा ताकि इमेज 25 पे बने। तो अब जो इमेज बनेगा उसका जो एंगल होगा ह्यूमन आई से, फर्ज कर लें ये आपके पास इमेज बना, यहाँ पे ऑब्जर्वर आई मौजूद है, अब जो एंगल होगा वो एंगल कहलाएगा बीटा। तो हमारे नजदीक बीटा से मुराद है क्या, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद आई। तो जब ये अल्फा और बीटा कैलकुलेट किए जाएंगे, इन अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करने में हमें जो है वो इसी बात को जो है वो ध्यान में रखना है कि अल्फा का मतलब क्या है और बीटा का मतलब क्या है। अब जो पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आज हमें जो है वो पढ़ना है, वो पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा मैग्नीफाइंग गिलास। और मैग्नीफाइंग गिलास क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं पहले आपको एक दफा पढ़ा चुका हूँ,
तो मैं इसी वर्किंग का जो है वो फायदा उठाऊंगा। शायद आपको याद आए कि हर वो कॉन्वेक्स लेंस जिसका ऑब्जेक्ट O और F के दरमियान रख दिया जाए, उस ऑब्जेक्ट को या उस कॉन्वेक्स लेंस को हम नाम दिया करते थे किसका? मैग्नीफाइंग ग्लास का। Every convex lens whose object is placed between F and O is known as magnifying glass। तो अब अगर आप बात करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो अब आप क्या कहेंगे? पहली चीज ये कि मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए आपको जो है वो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग याद होना चाहिए। ठीक है, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग याद होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसका दूसरा नाम होता है क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप। पहली चीज। दूसरी चीज, मैग्नीफाइंग ग्लास की रे डायग्राम आपके सामने मैं ऑलरेडी एक दफा बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट ओ और एफ के दरमियान है। तो ऑन द सेम साइड बना ऑब्जेक्ट वर्चुअल बना, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाइड है। इस रे डायग्राम को देख लें क्योंकि मैंने ड्रॉ नहीं की। अगर किसी के साथ में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं 10 सेकंड में कंटिन्यू करूंगा। तो अगर किसी के साइड में अब इस रे डायग्राम से मुतालिक कोई सवाल नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास था। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन O एंड F। सो एवरी कॉन्वेक्स लेंस whose object is placed between O and F behave like a magnifying glass। इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलेगी? तो पहली बात, वो शुरू तो यहीं से होगी, बीटा ओवर अल्फा से, और वो जाके खत्म कहां पर होगी? D ओवर P पर। यानी मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय D डिवाइड बाय P। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि सर ये D ओवर P कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये तो Q ओवर P ही है, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है। तो हमने क्या किया है? हमने Q को रिप्लेस कर दिया है D से। ठीक, अगर आप इस लेंस पे थिननेस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप लिखते हैं 1 ओवर F 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल है, तो Q की जगह D नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? -D। मैं एक काम करता हूँ, पूरी क्वेश्चन को D से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। D ओवर F इक्वल D ओवर P -1। क्यों -1? क्योंकि D और D कैंसिल हो जाएंगे। तो D ओवर P बनेगा 1 प्लस D ओवर F, जहां से आपको M का फॉर्मूला मिल गया, क्योंकि D ओवर P का मतलब M होता है। Magnification is given by 1 plus D over F। Magnification is given by D over P। ये मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए दो फॉर्मूला हैं। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आता है। हाँ, इत्तेफाक ऐसा है कि किताब में इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। वो आपसे क्या कह सकते हैं? व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस टू मेक a magnifying glass of magnifying power 6। तो क्योंकि बात हो रही है एक एक मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे M इक्वल 1 प्लस D ओवर F। मैग्निफिकेशन इज 6, D is always 25 F, so 25 over F equals 6 minus 1, so 25 over 5 equal F। मैंने एक स्टेप बीच में से स्किप किया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो F का आंसर क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर।
अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाना चाहते हैं जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 6 हो, तो फोकल लेंथ को 5 होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल को वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। देखिए, पावर ऑफ अ लेंस में और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस में फर्क है। पावर ऑफ अ लेंस तो सिर्फ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस से मुराद वो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप की बात कर रहे होंगे, 1 प्लस डी ओवर एफ है। तो सवाल के अल्फाज जो है वो गौर से पढ़ने की नीड है। अगर वो आपसे कहें व्हाट शुड बी दी पावर ऑफ अ लेंस, तो पावर ऑफ अ लेंस से मुराद है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और अगर वो कहें व्हाट शुड बी द मैग्नीफाइंग पावर, तो इससे मुराद जो है वो मैग्नीफाइंग पावर होगी। ठीक, हमें जो है वो ये वाली बात मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन की टाइप ये है, कभी कभार वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मांगते हैं। तो अब तो बड़ा आसान सा काम है। क्यों आसान सा काम है? अगर मैं इसी सवाल में पुट कर दूं, where should an object be placed to get its sharp image? हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, हमें एक शार्प इमेज मिल जाए। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 1 ओवर एफ इक्वल 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। फोकल लेंथ कितनी है आपने निकाली हुई 5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, क्यों कितना होगा, -25। क्यों -25 होगा? क्योंकि शार्प इमेज का मतलब है इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे, आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं सॉल्व कर भी देता हूं। तो ये बनेगा 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 25, एलसीएम ले लीजिए, ये बनेगा 5 प्लस 1, ये बेसिकली 1 ओवर पी है। तो 1 ओवर पी क्या बनेगा, 6 ओवर 25। तो पी का मतलब होगा 25 ओवर 6, डिवाइड करना बड़ा आसान है। 6 4 is 24, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएं, 0 ले लें। 6 1 is 6, 4 दोबारा 0 लगा लें, और इसके बाद आप जो है वो 6 6 36 जो है वो कर सकते हैं। दोनों को जो है वो डिवाइड कर लें, मेरे पास आंसर 4.2 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगा। ठीक, हाँ, हमें जो है वो इस तरह के न्यूमेरिकल की जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, पावर कैसे निकालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर से क्या मुराद है। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उन बॉडीज को देखते हैं जो नेकेड आई से नजर आती है, लेकिन छोटी होती है। फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट है, आप अपने हाथ को अगर किसी पामिस्ट के पास जाएं, गो के नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आप जाएं और आप वो इस पे अपना मैग्नीफाइंग ग्लास रखे और इन लाइंस को इनलार्ज कर दें, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उन बॉडीज को देखते हैं जो नेकेड आई से नजर आती है लेकिन छोटी होती है। अगर आज आप उन बॉडीज का जिक्र करें जो नेकेड आई से नजर नहीं आती, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा हो गया, पैरामीशियम है, किलेमेडोमोनास है, यूग्लिना है, ये वो सारे वो नाम है जो मैंने शायद 9th बायो में कभी पढ़े हो। अगर आप इन तमाम को देखें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि आप नेकेड आई से इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप इनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास का भी फायदा नहीं, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास से तो वो बॉडीज देखी जाती हैं जो नेकेड आई से नजर आती है। आपने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको आपने नाम दिया क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हमने नाम दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मेरे ख्याल से कोई एक बच्चा सवाल करना चाहता है। जी निम्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब निकाला है, तो डी की वैल्यू माइनस में क्यों पुट की? ये -25, जी। क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास जो इमेज बना रहा है, अगर आप इमेज के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो दैट इमेज इज एक्चुअली वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव पुट किया जाता है। सही है? सर जब मैग्नीफिकेशन निकाली थी तब तो +25 नहीं, देखिए, हम मैग्निफिकेशन के टाइम पे जो है ना वो साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं। अगर आप जो है वो थोड़ी सी वर्किंग को देखें, तो जब मैंने मैग्निफिकेशन निकाली थी मैंने तब भी क्यू को -g रखा था। अगर आपका सवाल m = q ओवर p के हवाले से है, तो शायद मैंने इस बात की वजाहत की हो कि हम मैग्निफिकेशन निकालते हुए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। अगर आप यूज करना चाहेंगे तो किताब में बड़ी डिफरेंट साइन कन्वेंशन गिवन है। वो m का फॉर्मूला हमेशा नेगेटिव रखते हैं, -q ओवर p।
तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है और रियल के लिए नेगेटिव आती है। वो कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो एप्टीट्यूड में तो आपको सिर्फ आंसर चाहिए ना, तो मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में कभी भी साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब अगर आप बनाना चाहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड को कंपाउंड क्यों कहा? क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास एक लेंस नहीं होगा, बल्कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास जो है वो दो लेंसेज होंगे। ठीक। और उन दो लेंसेज का हम करेंगे क्या? हमारे पास दो ट्यूब्स हैं, एक ये रही और दूसरी ट्यूब लेट्स से ये रही। दो लेंसेज हैं, एक लेंस आप यहां पर कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा लेंस है वो ट्यूब के दूसरे एंड पे जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। लेट से हमने उसे यहां कनेक्ट कर दिया। वो लेंस जो आई के नजदीक होता है, उस लेंस को हम नाम देते हैं किसका? आईपीस का। और वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है, वो लेंस कहलाता है ऑब्जेक्टिव। यानी यहाँ पर ऑब्जर्वर अपनी जो है वो आई रखेगा कुछ इस तरह, तो ये लेंस कहलाता है आईपीस। में इसको एलई कह देता हूँ। जो दूसरा लेंस है, ये दूसरा लेंस बेसिकली स्टेज के नजदीक होता है। और आपको याद होगा माइक्रोस्कोप में स्टेज उस जगह को कहते थे जहां पे स्लाइड रखी जाती है। तो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये वाला लेंस आपके पास आईपीस है, ये वाला लेंस आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। दोनों लेंसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपके पास जो है वो क्या कहलाएगा? वो डिस्टेंस आपके पास जो है वो एल कहलाता है। एल से मुराद होती है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। एल से मुराद है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब अगर आप इसकी रे डायग्राम देखें, तो फर्स्ट करें ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मेरे पास आईपीस। अच्छा, ऊपर वाली डायग्राम में मैंने फोकल लेंथ वगैरह का कोई जो है वो केयर नहीं किया, तो आप आइडिया समझें, उसे कंफ्यूज ना होइएगा बस कि सर जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है वो लेंस छोटा होगा, बड़ा होगा, थिक होगा, थिन होगा। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, वो साइज पे और उसकी थिकनेस पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब अगर हमारे पास दो लेंसेज हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यानी दोनों लेंसेज जो है वो कोएक्सियल होंगे। कोएक्सियल का मतलब है दोनों का जो प्रिंसिपल, दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो एक ही लाइन पे मौजूद है। ये ऑप्टिकल सेंटर इसका, यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ इस तरीके से, ये कहलाएगा ओ ई और ये कहलाएगा ओ नॉट। ये कहलाएगा एल नॉट क्योंकि ऑब्जेक्टिव, और ये कहलाएगा एल ई क्योंकि ये आईपीस है। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेट्स से ये ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, तो मैं इसको एफ नॉट कह देता हूँ। मैं चाहता ही हूं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना है वो एक रियल इमेज बना है। तो रियल इमेज बनाने के लिए क्या जरूरी है? रियल इमेज बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के बाहर हो। अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूं कि इमेज रियल बने और एज मैग्निफाइड एज पॉसिबल। तो मैं ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बहुत बाहर नहीं रखूंगा, फिर तो इमेज छोटा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा? मैं फोकल लेंथ को या ऑब्जेक्ट को जस्ट बियॉन्ड फोकल लेंथ रखूंगा कुछ इस तरह। क्या फायदा होगा? पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, विदाउट एनी डिविएशन जो है वो स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, मैंने जो है वो इसको कुछ ऐसा कर दिया। यानी ये वो इमेज है जो आपके पास ऑब्जेक्टिव ने बनाया, रियल है और काफी हद तक मैग्निफाइड है ए से बी। यहाँ जो इमेज बनेगा वो इमेज हमारे लिए कहलाएगा क्या? ए डैश बी डैश। मैं चाहता हूं जो आईपीस है वो बिहेव करे लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास।
अगर आप आईपीस को मैग्नीफाइंग ग्लास बनाना चाहते हैं तो याद है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का उसूल क्या था? पहले लेंस का इमेज, दूसरे का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो अब अगर ए डैश बी डैश आईपीस का ऑब्जेक्ट है और आईपीस मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो इस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए। अब आपको ट्यूब का मकसद समझ में आएगा। हम लेंसेज को करीब लाएंगे ट्यूब को मूव करवा के। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस लेंस को मूव करूंगा, इतना मूव करूंगा कि मेरे पास जो इमेज ए डैश बी डैश था वो फोकल लेंथ के अंदर आ जाए, किसकी? आईपीस की। तो लेट्स से आईपीस की फोकल लेंथ ये रही, और यहां पर वो फोकल लेंथ यहां मौजूद है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट जाएगी। इंटरसेक्ट करवाना चाहते हैं दोनों को, पीछे आप एक्सटेंड करेंगे, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां क्या बन जाएगा? एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज जिसका नाम होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। अब इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ये इमेज नंबर 1 वर्चुअल है, नंबर 2 इन्वर्टेड है। ना ये आपके लिए सरप्राइजिंग है। मैंने सिंगल लेंस के लिए हमेशा ये जुमला इस्तेमाल किया कि सिंगल लेंस जो इमेज बनाता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में जरूरी नहीं है। आपको नजर आ रहा है कि इमेज वर्चुअल है, लेकिन विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट विच इज एक्चुअली ए बी, उसके मुकाबले में इन्वर्टेड है। इमेज जो है वो आपके पास हाईली मैग्नीफाइड है। जो इमेज आपके पास होगा वो इमेज जो है वो आपके पास कैसा बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। अब अगर आप इस इमेज की मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहें या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, अच्छा एक छोटी सी बात है कि क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के बाहर हो, तो अब जरा स्टेज को देखिए। स्टेज तो बिल्कुल ट्यूब से जो है वो आप समझे मिला हुआ है, और फिर भी मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बाहर हो, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जो इमेज ए डैश बी डैश जो कि आईपीएस का ऑब्जेक्ट है, वो आईपीएस की फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। अब आईपीएस की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मैं ट्यूब को थोड़ा सा मूव करवाऊंगा, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आ जाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, आईपीएस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। इस उसूल को ध्यान में रखिएगा। आज आपसे कहा जाए ना, टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर आर मेकिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, so it's understood 5 is objective and 100 is eyepiece। अगर आप मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहें तो वो बराबर होती है MO into ME, यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। MO का मतलब होगा Q नॉट ओवर P नॉट, ME का मतलब होगा QE ओवर PE। ये वो दो फंडामेंटल इक्वेशन है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता इस फॉर्मूले की कुछ वेरिएशंस भी हैं। वो वेरिएशंस क्या हैं? क्योंकि आईपीस बिहेव करता है लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैं आईपीस की जगह 1 प्लस डी ओवर एफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस का फॉर्मूला। ये भी एक वैलिड फॉर्मूला है। फिर इस फॉर्मूले की एक अप्रोक्सीमेशन है, जिस अप्रोक्सीमेशन की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ये हाँ, कुछ कॉलेजेस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल होता था फर्स्ट ईयर में। डीसीडब्ल्यू का मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बच्चे जो डीसीडब्ल्यू में पढ़ते रहे, उन्होंने शायद ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। एक अप्रोक्सीमेशन है M इक्वल L ओवर F नॉट 1 प्लस डी ओवर एफ। इक्वेशन जो है ना वो न्यूमेरिकल में हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस डेटा इतना लिमिटेड हो कि ऊपर वाले फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक, अब ये अप्रोक्सीमेशन आई कैसे? देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में अगर मैं थोड़ी सी जो है वो लेबलिंग करूं, ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा FO क्योंकि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। ये कहलाएगा P नॉट क्योंकि मैंने जुमला इस्तेमाल किया था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड प्रिंसिपल फोकस। तो मैं ये कह सकता हूं जो P नॉट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है F नॉट के। तो आप देख सकते हैं मैंने P नॉट को किससे रिप्लेस किया हुआ है? F नॉट से। दूसरी चीज,
जो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया वो आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर बनेगा। अगर मैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप को एल कह दूं तो आप एग्री करेंगे से ये जो एल है ये बराबर होना चाहिए क्यू नॉट प्लस पी ई। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा क्यू नॉट क्योंकि ऑब्जेक्टिव ने ये इमेज बनाया है, और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा पी ए। तो एल का मतलब है क्यू नॉट प्लस पी, क्योंकि हम कह रहे हैं जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्टिव से दूर बनेगा क्योंकि वो आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर है। तो क्यू नॉट ज्यादा होगा, पीई कम होगा। जब आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो छोटे नंबर को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो आपने कहा एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यू नॉट। अब आप देख सकते हैं मैंने कहा एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक, तो आपको नजर आएगा मैंने क्यू नॉट की जगह क्या लिख दिया है, एल। सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है, न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल नहीं करते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल एनटीएस में आते हैं, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर न्यूमेरिकल लेंथी होता है एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अगली क्लास में मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल से ही क्लास का जो है वो आगाज करूंगा। मंडे को आपका जो है वो फिजिक्स का टेस्ट होगा। टेस्ट टॉपिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के न्यूमेरिकल्स और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जहां तक मैंने आज पढ़ा दिया। ठीक, अगली क्लास में शुरू करूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल से, फिर हमें सिर्फ टेलीस्कोप पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोप पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, होपफुली अगली क्लास में चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर अगर यहां तक किसी के ध्यान में कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। यशरा कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, तो अगर किसी के ध्यान में कोई कंफ्यूजन नहीं तो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।